थक गए होंगे आप लोग भी ना, थक गए ना, ज़्यादा देर नहीं लगाता और आपको बिल्कुल भूख प्यास सब चली जाएगी आपकी। मुद्दा ही ऐसा है, देखो हाँ निकाल ले दे। देखो, जो जनता सरकार मोर्चा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए साथी हैं, उन सबको लगभग मालूम है। जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है उनको भी पता है। पहली ट्रेनिंग में तो वर्मा जी खुद आए थे, जो हमारे इस आंदोलन के, इस पूरे मिशन के लीडर हैं इस मामले में, पैसे वाले, मुद्रा वाले, रुपए वाले केस में। और रुपए का मुद्दा क्यों लेना पड़ा, उसका कारण एक है, आपके बच्चे गांव छोड़कर जा रहे हैं रुपए के लिए। आपका भाई नौकरी करने दूसरे शहर में जाके बस रहा है रुपए के लिए, विदेश में जा रहा है रुपए के लिए। आपने जब डॉक्टर को समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ये दवाई नहीं चाहिए, ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, आशा वर्कर को जब समझाने की कोशिश करी, पुलिस वाले को जब चालान के बारे में और पूरे प्रोपेगेंडा को समझाने की कोशिश करी, तो सबने एक बात बोली कि भाई हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमको तो नौकरी करनी है, मतलब रुपए के लिए। यानी ऐसा लग रहा है कि रुपया नहीं है तो उनका जीवन नहीं है। हमारा आपस का भाईचारा जितना टूटा है भाई साहब, सारा रुपए के लिए टूटा है, टोटल A to Z रुपए के लिए टूटा है। अगर हम गांव में से रुपए को निकाल दें, जो कि हमारे पुरखों ने बड़ा अरसे से किया हुआ था, रुपए को निकालने का तरीका था, उन्होंने कितनी बड़ी ज्ञान की बातें वो कहा करते थे कि कर्जा नहीं लेना किसी ने भी, जितना जेब में हो उतना ही खर्च करना, कर्जा लेकर कोई काम नहीं करना, मना किया था बिल्कुल स्पष्ट ब्याज का। क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि ये ब्याज वाला जो चक्र है ये इतना तगड़ा है कि आप निकल ही नहीं सकते इससे। जो आदमी एक बार क्रेडिट सिस्टम में फंस गया, ये समझ लो वो परमानेंट उस दलदल के अंदर धंस गया। और ये बात हमारे पुरखों को मालूम थी, उन्होंने हमको बड़े स्पष्ट तरीके से बताया था। लेकिन सरकारों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए कि जिसने लोन लेकर कुछ काम शुरू किया था वो थोड़े ही दिनों में, चंद दिनों में कुछ अमीर हो गया, कोई शहर में बड़ी जगह स्थापित हो गया। और ये संख्या 1000 में किसी एक की थी, मतलब छोटा नंबर था, लेकिन दिखने के लिए एग्जाम्पल सेट हो गया। अब एग्जाम्पल सेट हो गया तो लोग इसके पीछे दौड़ने लगे, और अब वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको अब कुछ नजर नहीं आता। आप समझाने चलोगे उनको, मान लो अपनी वीडियो है 1 घंटे की पूरे मैटर को समझाने वाली, किसी के पास 1 घंटा वीडियो देखने का समय नहीं है भाई साहब। हमको तो अपने साथियों को ये कहना पड़ा, हम कभी नहीं कहते अपने साथियों को कि हमारी वीडियो देखा करो और उससे ज्ञान लिया करो, हमको मालूम है नहीं है किसी के पास समय। हम तो कहते हैं कि रात को चला के छोड़ दिया करो ताकि कम से कम व्यूज तो बन जाएं, उसका एल्गोरिदम में तो आ जाए। हम ये क्योंकि हमको ये मालूम है बात तो आमने सामने ही होगी। नंबर 2, इस रुपए के चक्कर में कितने लोग बर्बाद होने वाले हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, और फिर इससे कैसे निकलने वाले हैं इसको समझ लेते हैं। पूरा षड्यंत्र समझ आ गया, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको सामने दे रहा हूं। मैंने कहा कि मैं अब आपको लोन देना चाहता हूं, मैं रिजर्व बैंक हूं, मैंने पैसे छाप लिए, मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया, 100 करोड़ छाप कर मुझे आपको देना है, सबको बांट दिया, और मैं अपने रजिस्टर में क्या लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 100 करोड़। आपके पास कितना? मैंने कहा कि मैं 10% का ब्याज लूंगा। 1 साल में 10% कितना हुआ 100 का? 10 करोड़। यानी साल बाद मुझे कितना मिलना चाहिए? 110 करोड़ मिलना चाहिए, है ना? मार्केट में कितना है? मार्केट में तो 100 ही करोड़ है। आपका पैसा आप तो नहीं छाप सकते ना, आप एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी अगर मैं 1 साल बाद ही
सबको यह कह देता हूं कि ब्याज समेत मेरा पैसा वापस करो, तो उसमें से कितना पैसा नहीं आएगा? 10 करोड़ नहीं आएगा। तो जिसका नहीं आएगा वो एनपीए हो जाएगा। एनपीए हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी कुड़ कर ली जाएगी। समझ गए? इसमें कसूर किसका बताओ आप? कसूर जिसने पैसे कम छापे। मतलब मैंने पैसे छापे, मैंने कहा कि लोन ले लो, मैं बड़ी ईमानदारी आदमी हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बैंक हूं, बड़ी ईमानदार संस्था है, मैं कह रहा हूं देखो ऐसे नहीं दूंगा ना, थोड़ा बहुत तो आपको चुकाना पड़ेगा और इसमें जायज है लेना मेरा आपसे। आप भी मान रहे हो इस बात को, हाँ जायज है, लेकिन मार्केट में तो सो ही है ना, या तो मैं 10 करोड़ और छाप के दे दूं ब्याज वाले भी, और ब्याज का छाप नहीं सकता, ये नियम है, ये कानून है। ब्याज का रुपया बैंक नहीं छाप सकता, ये नियम, केवल मूलधन को छाप सकता है। छापने के नियम क्या है कि आपने अगर कोई उत्पादन किया है, फैक्ट्री नहीं, उत्पादन करता है किसान, एक दाना डाला, कहीं किसी फसल में 25 दाने निकलते हैं, किसी में 4 निकलते हैं, किसी में 40 निकलते हैं, किसी में 400 निकलते हैं एक दाने से। भाई मक्की है, गेहूं है, धान है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि किसान एक दाने का 100 दाना बना सकता है। तो जो 100 दाने की कीमत देनी है सरकार ने, तो उसके लिए वो 100 दाने की कीमत छाप लेगी, वो छाप सकती है, लेकिन उसके बदले में धातु रखेगी। यहां पर अनाज रखा है, यहां पर अनाज रखा है, अगर अनाज नहीं रखना तो जो मूलधन है उसके बराबर की धातु रखेगी, या जो धातु निकली है जमीन से, यानी कि तांबा निकला, जस्त निकला, सिल्वर निकला, सोना निकला जमीन से, उसकी जो कीमत है वो कीमत छाप लेगी। अब जस्त निकला है, जस्त तो रखेगी नहीं, चांदी तो रखेगी नहीं, क्योंकि चांदी हल्की है और चांदी की कीमत थोड़ी कम है, हल्की कीमत की है, तो सोना रख लेते हैं, इसलिए कि थोड़ा रखना पड़ेगा, उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है और उसका क्षय भी नहीं होता। अब छापा है नहीं तो आएगा भी नहीं वापस, यह भी तय है। क्या बैंक ऐसे ही करता है कि साल भर के बाद आपसे ब्याज ले लेता है? कैसे करता है? वो आपसे महीने की किस्त लेता है साहब। 6 महीने का तो किसान क्रेडिट कार्ड वाला केस है। जो आपकी किस्त जाएगी, पहली गाड़ी लिया आपने या कोई दूसरा लोन लिया, पहले महीने की जो आपने किस्त दी उसमें ब्याज लेता है वो ज्यादा, मूलधन नहीं लेता, ब्याज पहले कवर करता है। यानी अगर किसी ने होम लोन ले रखा हो ना और 5 साल पहले लिया होगा, अगर 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, मान लो 40 लाख का लोन दिया, 5 साल हो गए देते हुए, आज भी क्या 40 लाख ही खड़े। मतलब ये केसेस हैं, क्योंकि वो ब्याज ले रहा है 38 लाख ज्यादा, मतलब 2 लाख कम होंगे। अब पहले महीने की किस्त आ गई मेरे पास वापस, तो बैंक क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? अगले ही दिन इसको फिर ब्याज पे चढ़ा दूंगा। आपने हिसाब से जो ब्याज लिया मैंने उसको फिर से मूलधन बना दिया। फिर जो लोग औरों ने एक्स्ट्रा लिया था फिर उसकी भी सबकी किस्तें आएंगी, फिर मैं अगले दिन फिर कर दूंगा। ऐसा करके यदि आप अपनी गाड़ी का या होम लोन या कोई भी लोन का अगर आप कैलकुलेशन करो इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो आपने जमा कराई उसके ऊपर भी वही रेट से ब्याज लगाओ, तो बैंक का जो रिटर्न है वो लगभग 48% के करीब बनता है। यानी कि 1.5 गुना पैसा हो जाएगा साल भर में। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए दिया था तो 1 साल बाद यह तय है कि मैं 150 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। इसका यह भी मतलब है कि इस 150 करोड़ में से बैंक के पास वापस केवल 100 करोड़ आएगा और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्की होना तय है। समझ गए आप बात? तय है, कंफर्म है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है। आपकी घर, मकान, फैक्ट्री, गाड़ी, डंगर, खेत, फसल, ट्रैक्टर, बाइक, यहां तक कि कपड़े, जो क्रेडिट कार्ड पे जो सामान लेके आते हैं, वो भी लोन पर देने की प्रक्रिया में सरकार का बड़ा जोर लगा हुआ है आजकल। 10वीं की सनद देकर ले लो, 12वीं की सनद देकर ले लो, कोई और कागज ना हो तो अपना आधार कार्ड देकर ले लो, लेकिन पहले क्रेडिट सिस्टम में आ जाओ आप। हर आदमी को लोन देना प्राइमरी फोकस क्यों है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। यानी कागज के टुकड़े के बदले में आपकी असली प्रॉपर्टी कुड़क होना तय है। कितनी प्रॉपर्टी? जितना पैसा नहीं छपा है।
क्यों जी? जितना पैसा छपके मार्केट में है वो कुड़की नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या होगा कि आप तीनों ने पैसे देने थे, एक जना तो पैसे पूरे नहीं है तो भाई से लेके दे देगा, लेकिन भाई के पास तो नहीं है देने को, आखिरी जो भाई बचेगा वो तो पक्का कंगाल होगा, उसकी तो सारी प्रॉपर्टी कुड़क होगी। तो जब इकोनॉमी के ऊपर गौर फरमाते हैं तो आपको नजर आता है, और जब सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हर साल जो वित्तीय जो डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय छापता है कि देश के पास ऐसी इकोनॉमी कितनी है जिसके नोट छपे हुए हैं और ऐसी इकोनॉमी कितनी है जो उसके दम पर चल रही है, तो 10 में से 1 रुपया छपा हुआ है, यानी 9 रुपये हवा में हैं। इसका मतलब 100 में से 10% लोगों का लोन ही चुकता होगा, 90% की जमीन, मकान या संसाधन जिस पे भी उसने लोन लिया है वो कुड़क होना तय है। तो अब आपकी गुलामी ज्यादा दिनों की नहीं बची है। कब हो जाएगी? अभी अनिल अंबानी और मुकेश अडानी के ऊपर इन्होंने गौतम अडानी के ऊपर इन्होंने अभी 13 लाख करोड़ रुपए का डाउनफॉल करके देखा था। कहां से चलता है गौतम अडानी? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट कहां से चलती है? वॉल स्ट्रीट लंदन से। लंदन कौन है? अंग्रेज। यानी अब अगर बैंकों के पास अगर किसान की जमीन पड़ी हुई है और बैंक हो जाए अडानी का, तो जमीन किसकी? और अडानी किसका? अंग्रेजों का। अडानी के सारे वेंचर्स में पैसा बाहर का लगा हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री जब बना था मोदी, बनते ही विदेशों के जो दौरे किए थे, अडानी उसका मुख्य हिस्सा था। और आज के टाइम पर जितने डिपार्टमेंट पूरे के पूरे इंडिया में हैं, सुरक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, दूसरे मंत्रालय, हर मंत्रालय के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का जो आईएएस अफसर है, वो बैकडोर एंट्री जिसको बोलते हैं, लेटरल एंट्री के जरिए सारे के सारे उनकी कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, जिनको अब इन्होंने अब आईएएस बना के खड़ा कर दिया। यानी पॉलिसी मेकिंग अडानी डिसाइड करेगा। और अडानी का पैसा लगा हुआ है, अडानी की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है अंग्रेजों का। यानी अब अंग्रेजों को भारत आने की जरूरत नहीं है आपके संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। उन्होंने आपके भाई बहन को नौकरी दे करके, कोई आशा वर्कर, कोई ड्राइवर, कोई रोडवेज में, कोई स्कूल में, आप देखो स्कूल की भी सारी जमीन है वो एसएसए की पैसे से है। पहले समाज के पैसे से बने थे सारे स्कूल, अब एसएसए का पैसा लगा हुआ है, वो वर्ल्ड बैंक का पैसा है। फिर उसके बाद आप रोडवेज में जाओगे, एफडीआई आने वाली है 100%, उसमें भी रेलवे में भी 100% एफडीआई आने वाली है, बैंकिंग में भी 100% एफडीआई आने वाली है। रक्षा मंत्रालय के अंदर ऑर्डिनेंस कंपनियां जो 18 बारूद और हथियार बनाने वाली कंपनियां थी वो ऑलरेडी बेच चुका है। स्टील इंडस्ट्री, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल, वो भी बिक चुकी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, BHEL, वो भी बिक चुकी है। यानी कि सबके अंदर एफडीआई ला करके इन उद्योगपतियों को बिठाना और इन उद्योगपतियों के जरिए सारी संसाधन वहां पहुंचाना, ये तो है असली मकसद। अब 90% की जाएगी जमीन, ये पक्का है। मुझे एक बात बताइए, आपके दादाजी ने जो रुपए दिए थे आपको, अगर कभी दिए होंगे और वो चलन में आ गए और आपने बैंकों में जमा करवा दिए, क्या वो वैसे पैसे वापस मिले कभी? 10 रुपए का वो नोट बैंक में अगर चला गया तो वो वापस सर्कुलेशन में क्यों नहीं आया? इसका सवाल आपको कभी भी नहीं खटका दिमाग के अंदर। उसका कारण क्या है? 1968 से पहले के नोट के ऊपर गवर्नर ने अपना एफिडेविट दिया हुआ है। अपने एफिडेविट में गवर्नर कहता है, मैं धारक को मांगे जाने पर, यानी जब भी धारक चाहे, 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, किसी भी एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। अंग्रेजी में लिखा होता है, ये 5 रुपए का नोट हमारे पास है अभी, इसके ऊपर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आज आपके नोट के ऊपर ऑन डिमांड नहीं मिलता। द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, किसी भी बैंक में, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। यानी कि अगर आप ये नोट लेकर किसी भी बैंक में चले जाएंगे तो बैंक मैनेजर आपको 5 रुपए देने के लिए बाध्य है। ये 5 रुपए नहीं है, कदम नहीं सोच रहे हो ये तो 5 रुपये हैं।
कई आदमी ने सोचेंगे 5 रुपए तो ले रहे हाथ में, 5 रुपए नहीं है, ये 5 रुपए का नोट है, 5 रुपए की पर्ची है। ये बैंक ने आपकी मेहनत वहां स्टोर करके रखी हुई है। आपकी मेहनत कैसे, आपको पैसा कैसे मिलता है? जैसे मैंने बताया कि किसान ने फसल करी। एक और तरीका है आपको पैसा मिलने का, सूरज ने ऊर्जा दी पेड़ को, पेड़ ने ऊर्जा दी हमको। जब हमने कुछ खाया, अनाज खाया, तो वो सूरज की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो जब मैं आपके घर में आके मजदूरी करता हूं, या आपकी फैक्ट्री में आकर काम करता हूं, या आपके बच्चों को पढ़ाता हूं, या आपके लिए कुछ काम करता हूं, तो मैं अपने शरीर में बनने वाली ऊर्जा आपके लिए इस्तेमाल करता हूं। तो उसके बदले में आप मुझे कुछ धन देते हैं। मेरे पास मेरा धन क्या है? ऊर्जा। यानी धन का विनिमय होता है। एक धन मैं आपको देता हूं, दूसरा धन आप मुझे देते हैं, और उस धन का ही ये एक रूप है जिसका ये नोट है। उस धन का ये नोट है, ये धन नहीं है। धन हमारा जमा है। हमारे दादाजी ने जब किया था, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको मालूम है कि जितना भी नोट सरकार छापती है उसके बराबर का सोना रख लेती है। ये सबको मालूम है, आर्य जी सबको पता है। लेकिन आज तक आपको किसी ने यह नहीं बताया कितना रखती है। 5 के नोट का कितना, 100 के नोट का कितना, 1000 के नोट का कितना। और जब आरटीआई डाल करके देखी तो कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882, इसके मुताबिक जो कागज निकल के आए वो ये कहते हैं कि हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोना, यानी लगभग 4800-4900 रुपए के करीब आज की कीमत में बनता है। रुपए नहीं, मतलब ये नोट 4800-4900 रुपए। हमारा 1 रुपया, कौन सा 1 रुपया? भारत का 1 रुपया। रुपया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई मोल रख सके। जैसे सेंटीमीटर ऐसी चीज नहीं है, मीटर ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई नाप सके। सेंटीमीटर मानक है चीजों को नापने के लिए, समझ गए आप? जैसे किलोग्राम मानक है भार को नापने के लिए, ऐसे ही रुपया एक मानक है धन को नापने के लिए, किसी की कीमत को नापने के लिए और विनिमय का एक साधन है। तो ये स्टैंडर्ड है, और दुनिया का कोई कानून और दुनिया की कोई सरकार किसी भी स्टैंडर्ड की वैल्यू को ऊपर से नीचे नहीं कर सकती। अगर आप कह दो कि कल से जो है वो 1 किलोग्राम का जो वजन है वो 999 ग्राम हो जाएगा, दुनिया में दिखने को वो 1 ग्राम नजर आ रहा है कि हेरफेर 1 ग्राम की है, लेकिन उसके बदले में मतलब ये समझो पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। और हमारा जो सिस्टम तहस नहस हुआ है वो इस पैसे के अवमूल्यन से हुआ है, डिवैल्यूएशन के। जब उन्होंने कहा कि पहले 777 मिलीग्राम, फिर एक नोटिस जारी कर दिया। आपने अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो नोटिस पढ़ा हो, न्यूयॉर्क का, सॉरी अमेरिका की सरकार का वो नोटिस था 1933 का, जिसमें वो गोल्ड को सारे को ये कहता है कि जितना गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है देश की जनता के पास, आप अपना सारा का सारा सोना, इतनी लिमिट है, इससे ऊपर जितना सोना है वो सारा 1 महीने के अंदर अंदर सरकार के पास जमा करा देंगे, नहीं तो आपको जेल होगी। उसके बदले में आपको बॉन्ड मिल जाएंगे। देखो, रुपए के बदले, उसके सोने के बदले में क्या मिल जाएंगे? बॉन्ड। बॉन्ड क्या मिलेंगे? उतना सोना पड़ा है। बॉन्ड किस में कन्वर्ट किया जा सकता है बाद में? रुपए में। रुपया किस में कन्वर्ट हो गया? नोट में। और नोट बाद में कन्वर्ट हो गया डिजिट में। आपके मोबाइल में अब आजकल डिजिट है, जाके अब बैंक मैनेजर आपको कोई लोन पैसा थोड़ी देता है लोन के नाम का, वो आपके खाते में लिख देता है, हो गया, उसी में आप कर्जदार हो गए। आपको कुछ नहीं दिया उसने। और एक और कमाल की बात, बैंकों की किसी ने आज तक बैलेंस शीट नहीं देखी। हमारे पास कागज है बैलेंस शीट के, हमने जब मंगवाए, अपने पास जनता सरकार मोर्चा के पास है। बैलेंस शीट का अलग ही ख्याल, अलग ही हिसाब है। अगर आपको पता चलेगा तो पूरे खेल को ही समझ जाएंगे कि गेम प्लान क्या है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मैंने 100 करोड़ रुपए छापकर आपको लोन दे दिया, क्या वो 100 करोड़ रुपए मेरे पास बचे रहेंगे जब मैं आपको लोन दे दूंगा? कहां चले जाएंगे वो? मार्केट में। असलियत में क्या होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर कि इधर बैंक के 100 करोड़ मैंने मांग लिए, मान लो 40 करोड़,
तो 100 के नीचे 40 लिख के माइनस करके मेरे पास रह गया 60 और उधर चला गया 40। लेकिन बैंक क्या गेम खेलते मालूम है, 100 के नीचे 40 तो लिखते हैं और उधर भी 40 लिखते हैं, लेकिन इधर वाले 40 के आगे माइनस का निशान नहीं लगाते। तो साल के एंड में बैंक कितने का मालिक, 140 का, और लेने कितने, 40, और उसका ब्याज। यानी बैंक जो है वो जितना पैसा आपको दे रहा है उतना ही पैसा अपने एसेट में जोड़ रहा है। आपने अगर केवल इतना भी लिख दोगे, कोर्ट में अगर किसी का केस चल रहा है आप में से साथियों का, कोर्ट में अगर आप केवल इतना लिख दोगे कि बैंक ने मुझे पैसा दिया ही नहीं, और अगर बैंक ने मुझे पैसा दिया है तो अपनी बैलेंस शीट लाके दिखा दे उसने कहां से दिया। अगर मेरे को दिया तो उसका कम होना चाहिए ना, उसका कहां कम हुआ है सिर्फ मुझे इतना दिखा दो, बैंक उसके बाद वापस कोर्ट में ही नहीं आता। जब हम कहते हैं, मैंने अपने पुरखों का जिक्र इसलिए किया भाई साहब कि मेरे पुरखों ने आप लोगों को, बैंक को ये नोट, ये सिक्के दिए हुए हैं। ये चांदी के सिक्के हैं मेरे पास जो उस टाइम चलन में थे। इनके ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया। ये 1942 का सिक्का है। एक सिक्का मेरे पास है 1 रुपी इंडिया 1891 का। जो ये 1891 का सिक्का है ये प्योर चांदी है, 100% शुद्ध चांदी। और ये जो ये 1942 का है इसमें 50% शुद्ध चांदी है। अगर आज इसको बैंक में लेकर चले जाओगे तो बैंक से आप पूछते हो कितने रुपए का है, आप गारंटी, मेरी गारंटी है, अगर कोई साथी जाकर के प्रैक्टिकल करके देख ले, बैंक इसको 1 रुपए में ही लेता है। अगर बैंक इसको 1 रुपए में लेता है इसका मतलब ये बंद नहीं हुआ है, समझते हो? इसका मतलब पेपर जो कॉइनेज एक्ट 1907 है, अगर वो निरस्त हो गया होता, अगर वो फेल हो गया होता, अगर वो खत्म हो चुका होता तो ये चांदी का सिक्का नहीं चलना था बैंक में। बैंक कहता ये अब कानून नहीं है, ये वाला सिक्का नहीं लिया जाएगा। और अगर बैंक इसको 1 रुपए में ले रहा है तो मेरा जो ये 1 रुपया आज का है, 2019 का, 2020 का, इस रुपए की कीमत इस रुपए के बराबर है ना। ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया, बैंक जब इसको 1 रुपए में ले रहा है। लेकिन बाजार में इस रुपए में एक टॉफी आती है और इस रुपए में आप 1 मन गेहूं ले आओ, क्यों जी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके सामने ही आपको ठगा जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं है। तो हम एक आवेदन लगाते हैं सरकार को, आरटीआई डालते हैं। यह भी मालूम होना चाहिए आपको, केवल 1 रुपये का नोट ही भारत सरकार छापती है। इससे ऊपर के सारे नोट, 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है, वो सारे नोट जो हैं वो आरबीआई छापती है। और आपको वो क्या कहती है मालूम है? अगर आप उससे बोलोगे तो वो कहता है कि जो आरबीआई का बोर्ड है वो डिसाइड करेगा इसका निर्णय। और आपको मालूम है आरबीआई बोर्ड में कौन बैठा है? आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, समझ गए? और आपको इस बात को जानकर भी हैरानी होगी कि ये आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड की सिस्टर शाखा है, सब्सिडरी ब्रांच है इंडिया के अंदर। बैंक ऑफ इंग्लैंड किसका है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली का है, जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करती है, जो वर्ल्ड बैंक को फंडिंग करती है। यानी वर्ल्ड बैंक को पैसा देने वाला वही मालिक है जो बाकी बैंकों को छापने का अधिकार देता है। और यह भी आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया के हर बैंक के हर नोट को केवल एक ही कंपनी छापती है, दुनिया के हर बैंक के हर नोट को। और यह कहावत, जैसे कुछ लोग बेवकूफ लोग थे जो सरकार के पक्ष में बोला करते थे, वो बोलते थे फिर बीमारी पूरी दुनिया में है भाई। अरे अंग्रेज पूरी दुनिया में राज करा करते थे, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं छुपता, ये कहानी सुनी हुई है। ये वैश्विक षड्यंत्र है बैंकिंग, पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करना एकमात्र साधन है। उसके लिए इनको आपको लड़वाना पड़े, आपके यहां दंगे कराने पड़े, आपके संसाधनों को धक्के से छीनना पड़े, आपके ऊपर लाठियां बांधनी पड़े, आपको बीमार करना पड़े, आपको
आपकी व्यवस्था को किसी भी तरह से ध्वस्त करना पड़े, ये करेंगे। और इन्होंने अपने ही भाई बहनों को इस काम पे लगाया हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि हम लोग व्यवस्थित होकर के इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये मान बैठते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही अंतिम सत्य है, और इसीलिए हर संगठन लड़ रहा है। और ईमानदार संगठनों की और ईमानदार लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वह अपनी ईमानदारी की मरोड़ में है। वह ईमानदारी की मरोड़ उनको साथ चलने नहीं देती। उनके चौधर की जो, भाई मैं क्यों किसी के नीचे काम करूं अगर मेरे में इस चीज की समझ है, तो ऑब्वियसली बराबर समझ नहीं हो सकती। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा ने यह कॉन्सेप्ट बनाया था कि भाई हम लोग किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे। आपका आइडिया है, आप कहते हो भाई साहब ये करने का प्लान है। कल की बात बताता हूं मैं आपको, परसों हम लोग सिरसा में थे, हमारे एक साथी है वहां, किसानों के लिए ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने सिंपल एक ही बात बोली भाई को कि भाई बात सुनो, आपने आइडिया दिया है, आप आइडिया के लीड कर सकते हो, आप आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप चलिए हमारी ड्यूटी लगाइए, हम इस आइडिया को सिर पर नहीं ढोएंगे। हम तो उस आइडिया को ढो सकते हैं जिसने कंसीव, मतलब वही आदमी ढो सकता है जिसका आइडिया है, बाकी आदमी सपोर्ट कर सकते हैं। हां, सपोर्ट में आपने ड्यूटी लगाई कि देवेंद्र तेरे को यहां खड़ा होना है और सुबह से लेकर रात तक खड़ा होना है, वहां मैं खड़ा रहूंगा। देवेंद्र तुमने ये काम करना है, वो मैं कर दूंगा। देवेंद्र ये करना है, वो मैं कर दूंगा। अब वो कहता है कि देवेंद्र तुम लोगों को बोलो कि मेरे पीछे चलें, वो नहीं बोलूंगा। वो तेरे आइडिया में दम होना चाहिए कि तू लोगों को कन्विंस कर कि मेरा आइडिया इतना बढ़िया, और वो लोग, मैं आपको यहां लाकर मंच दे दूंगा कि जनता सरकार मोर्चा के ये विद्वान साथी बैठे हैं, मैं आपको नेता मानता हूं इस मुद्दे पर, आप यहां खड़े होइए, आप लोगों को मनाइए कि मैं इस मुद्दे पर ऐसे सोचता हूं, आप मेरे साथ आइए, फिर मैं एक सिर हूं, नाउ यू आर द लीडर। क्यों जी? इसमें किसी को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जिस आइडिया पे जो आदमी काम कर सकता है, मैं एजुकेशन पे काम कर सकता हूं, वहां पर मैं लीड करने के लिए 100% तैयार हूं। हम 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं, पर देंगे किसको? दें किसको भाई? गांव में जाकर आप जाने जाओगे नहीं, लोगों को समझाओगे नहीं, लोगों को समझाए बिना परिवर्तन नहीं होगा। आप जिसके लिए लड़ने की बात कर रहे हो उसका फायदा उठा जाएंगे दूसरे लोग। मेरे सामने 2 केस आ चुके हैं, जनता सरकार मोर्चा के ही मतलब नाम के, जनता सरकार मोर्चा के नाम पर 2 आदमियों ने किसी गांव के लोगों से पैसे ले लिए कि तुम्हारा कर्जा चुकता हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कागज मांगे, कौन सी आरटीआई है, कौन से कागज है, हमने उनको कागज दे दिए, अगलों ने अपना ही कागज बना के अपने आप ही खेल खेलना शुरू कर दिया और पैसे रखे वो खुद। अब उनका अगले वाले कागज उनके पास है नहीं। इससे अगला स्टेप भी तो है ना, पहला आवेदन देने से क्या होगा कि मान लीजिए आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर आपके गांव में कर्जा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कर्जा है, थोड़ा भी है चाहे बेशक 50, क्योंकि ऐसे भी कर्जे देखे हमने। महाराष्ट्र जब हम गए तो 50,000 रुपए का, 70,000 रुपए का लोन दिया हुआ है केसीसी का, और 3-3 एकड़ जमीन को बेचने की तैयारी कर रहा है बैंक। 20 लाख का लोन है और 7 एकड़ जमीन को काबू करने का प्लान कर रहा है बैंक। तो बेच भी नहीं पच सकता वो आदमी, क्योंकि कागज वहां रखे हैं सारी की सारी जमीन के। तो हमने क्या किया कि मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन लोग बैंक को पहले एक आवेदन डालते हैं और हम पूछते हैं बैंक से, कि बैंक से पूछते हैं भैया तुमने पहले तो हमको पैसा जो दिया था वो कौन सा रुपया दिया था, जो ये अवमूल्यन वाला रुपया है, जो ये कूटकरित वाला, जो जिसकी वैल्यू कम हुई है, ये जिसको आप डॉलर के बराबर मानते हैं वो, या जो मानक है हमारे देश का असली रुपया, वो तुमने हमको कौन सा दिया, पहले तो वो बताओ। क्योंकि अगर तुमने हमको वो दिया है असली वाला, तो उसकी तो वैल्यू ये बनती है, इसमें तो इतना सोना आ जाना चाहिए। और अगर तुमने हमको दिया है कूटकरित रुपया, तो तुम हो करप्ट, क्योंकि हमारी इंडियन पिनल कोड के अंदर बकायदा, हमारे उसके अंदर संविधान में, हमारे कानून में लिखा हुआ है कि जिसने भी वैल्यू को कम किया, या जो ये रुपया हम लेकर जेब में घूम रहे हैं ना, मैं आप लोगों के ऊपर एफआईआर करा सकता हूं, या आप मेरे ऊपर करा सकते हैं अगर मेरी जेब में एक भी ये 500 का नोट हो, जो सरकार अभी चला रखा है। ये इनवैलिड रुपया है, ये अवैध रुपया है। तो हम जब बैंक से ये पूछते हैं कि तुमने हमको कौन सा रुपया दिया है, पहले हमको वो बता दो। और दूसरी बात, हम तुमको पूरा रुपया देना चाहते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखते हम लोग कि आप हमारा लोन माफ कीजिए, हम माफी की भीख नहीं मांगते। हम ये कहते हैं हम तुमको पूरा रुपया देने को तैयार हैं, क्योंकि हम देश के मालिक हैं।
जनता देश की मालिक है। मालिक तुमको यह पूछ रहा है कि तुमने हमारे साथ जो लेन देन किया वो फर्जी रुपए में किया कि असली रुपए में किया। अगर तुमने फर्जी रुपए में किया तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराएंगे, असली में किया हो तो। और अब तुमको पैसा कौन सा चाहिए यह भी बताओ, यह फर्जी वाला रुपया चाहिए कि असली वाला चाहिए? असली वाला देने को मैं पहले ऑलरेडी इतना दे चुका हूं, मैं तो नकली सोच के थोड़ी ना दिया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कानून के जानने वाले लोग अगर यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं, अगर कहीं पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट केवल तब वैलिड होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियमों को और सारी धाराओं को, सारी बातों को, दोनों पक्षों को अच्छी तरह से उनकी लोकल लैंग्वेज में समझा दिया गया हो। गांव के आदमी को कभी भी अंग्रेजी में लिखा हुआ बैंक का दस्तावेज समझाया नहीं जाता, ना ही हिंदी में समझाया जाता, ना उसकी हरियाणवी में समझाया जाता। सबसे पहली बात तो वहां उन कागजों पे किए हुए साइन इनवैलिड हो जाते हैं उसी टाइम, क्योंकि किसी ने भी नहीं समझाया। अगर समझाया होगा वो लोग साइन करा लेते हैं। मालूम है किस लिए कराते हैं इतने सारे साइन? वो हर कागज पे साइन क्यों करवाते हैं कागज के एंड में? क्योंकि वो वहां पर लिख लेंगे अपने आप से कि हमने, एक आदमी ने इसकी भाषा में इसको समझा दिया। समझ गए आप? लेकिन समझाया नहीं किसी को भी। और अगर वो कह दे किसान कि मुझे नहीं समझाया गया, तो वो इनवैलिड वैसे ही हो जाएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अभी हम इन सारे के सारे दांव पेचों पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। पहला दांव पेच हमारा यही है कि हम बैंक को एक आवेदन लगाएंगे। और अगर आपका यह हाल हो चुका है कि आपके पास रोज बैंक वाले घर में आ जाते हैं या रोज उनका कोई मैसेज या फोन आता है, जैसे ही आवेदन उनके पास पहुंचता है, अभी तक जितने आवेदन जनता सरकार मोर्चा ने लगाए हैं, एक भी व्यक्ति का फोन उसके बाद वापस नहीं आता, पैसा मांगने तो नहीं आता। और अगर आ जाता है, मान लो आ जाता है, तो जो आदमी ने आवेदन लगाया है उसको हम लोग समझा देते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने दो बातें बोलनी है। मैं पैसा देने को तैयार हूं, मैंने कागज दिया हुआ है, उसका जवाब बैंक मुझे दे दे और पैसा ले ले। पहला बात, ठीक है बात। दूसरी बात हम ये बोलते हैं, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैनेजर हो, रिकवरी वाला हो, कोई भी हो, मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं, मैंने बैंक से लिए और बैंक ने मेरे साथ जितना व्यवहार किया वो सारा का सारा व्यवहार लिखित में किया है। तो मेरे को जो भी बात कहनी है मुझे लिखित में दीजिए, मैंने अपना सवाल आपको मांगा हुआ है। समाज के अंदर कुछ लोग और हैं जो कर्ज माफी के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं, वो माफी किस लिए मांगते हैं? वो एक तो ये बात है कि एक तो माफी नहीं है ये जो जनता सरकार मोर्चा कर रहा है, ये कर्ज की अदायगी है पूरी, और किसी ने एक भी किस्त दी हुई है तो उसका सारा कर्जा चुकता हो चुका है वैध रुपए में ऑलरेडी। हमें लेना पड़ता है, उल्टा लेना बनता है उससे। एक भी किस्त दे रखी है। और हमारे दो साथी ऐसे हो चुके हैं, एक हमारा बाड़सी में है संदीप, पानीपत जिले में, और एक साथी है अपना ये सोमदेव। इन दो गाड़ियां जनता सरकार मोर्चा ने ले ली हैं, जिसका अभी तक लेने के बाद एक सिंगल रुपया नहीं दिया है हमने, एक सिंगल रुपया। उसको तो 5 महीने हो गए होंगे, संदीप को तो 5 महीने हो चुके हैं। गाड़ी चल रही है और उसका फोन आया था कि वहां से फोन आते हैं कि एक फोन आया था बस कि गाड़ी गुड़ी उठा लेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सीधा एक ही बात है, वो कागज रखो अपने पास में, वो कागज मोर देन सफिशिएंट है। एफआईआर होगी, जो भी लेके जाएगा गाड़ी वापस छोड़ के जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 लाख रुपए के लोन के लिए किसी को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ये वैध रुपया है, जो हमारा रुपया असलियत में जिसको हम रुपया मानते हैं, बाकी फ्रॉड है, टोटल बैंक का फ्रॉड है। वो जो बैंक का फ्रॉड है उसमें हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम कानून मानने वाले लोग हैं, है ना। और अगर हम आज कानून मानने वाले लोग हैं और तुम अगर हमको कानून तोड़ने की बात कहोगे तो फिर हम तुम्हारा कोई कानून नहीं मानेंगे भाई। फिर हम तुम्हारे किसी कानून के नीचे थोड़ी ना है। मतलब जहां तुम्हारा फायदा है तो तुम ये मानो, और जहां मतलब हमारा फायदा हो तो वहां तुम कानून की भाषा ही बदल दो, ऐसा थोड़ी चलेगा। मालिक तो हम है ना, हम जो मांगेंगे तुमको वो देना पड़ेगा ना। ये एक मुद्दा है लोगों को जोड़ने का। दूसरा मुद्दा क्या, ये तो एक मुद्दा है, मैंने आपको बताया कि उनका फोन आना उसी दिन बंद हो जाएगा, पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप पे हम इसका रिमाइंडर डालेंगे, तीसरे स्टेप पे हम उनको नोटिस देंगे धारा 80 का, और उसके बाद अगले नंबर पे चौथे स्टेप पे हम लोग उनके खिलाफ FIR करेंगे कि तुमने हमारे साथ छल किया बैंक के ऊपर। कोर्ट को यह मुकदमा लेने की इजाजत नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। हमारे वर्मा जी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, ठीक है ना। लोकेश्वर दत्त और AK पंता की, जस्टिस AK पंता और जस्टिस लोकेश्वर दत्त की जो खंडपीठ थी, पूरी बेंच के सामने उन्होंने अपना मुद्दा रखा था। जज साहब ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया, आपने बिल्कुल सही मुद्दा रखा है, आप 100% सही हैं, लेकिन SLP इज डिसमिस्ड, आपका जो केस है हम ले नहीं सकते। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का हर जज शपथ लेते ही पहले इंग्लैंड जाके आता है भाई, आपको समझना पड़ेगा। शायद उनको ये केस लेने की इजाजत नहीं है, शायद ये केस निपटाने की इजाजत नहीं है, तो ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति आएगा, वो अपनी बात रखेगा, उसको जैसे तैसे करके लटका देंगे। कहां फंसते हैं हम लोग? इन्होंने जमीनें हथियाने के लिए एक एक्ट बनाया, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में DC को पावर दे दी कि 2 महीने के भीतर जैसे ही बैंक वहां जाए, क्योंकि बैंकों को मालूम है कि लोग जागृत हो रहे हैं। आप जब गूगल पे सर्च करते हो ना, तो एल्गोरिदम पहुंचता है कि आज दिन में कितने लोगों ने रुपए के ऊपर सर्च किया है। उनको पता लग रहा है कि देश की जनता जागृत हो रही है, जल्दी से जल्दी डिजिटल इकोनॉमी चाहिए उनको, जल्दी से जल्दी। इसलिए हमको जल्दी से जल्दी डिजिटल इकोनॉमी को कांटा मार करके अपने पैसे वापस लेने हैं। अगर जनता सरकार मोर्चा इतना पावरफुल हो गया आपकी मदद से कि हमारी आवाज को लोग सीरियसली लेने लग गए, तो हमारी पहली बड़ी डिमांड होगी, जितने लोग घरों में बैठे हैं सारा पैसा बैंकों से निकलवा लो। निकलवाते ही बैंक ठप हो जाएंगे उसी दिन। पूरा क्रेडिट सिस्टम है ही नहीं इनके पास पैसा देने के लिए, केवल 10% पैसा है इनके पास देने के लिए, 10%। आप चले जाओ बैंक में जाकर 3 लाख रुपए मांग लो, 3 लाख के लिए भी मैनेजर आपको 3 दिन चक्कर कटवाता है, शाम को आना, कल सुबह आ जाना, अभी कैश नहीं है, अभी जमा नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, है ही नहीं, और ऊपर से खत्म करता जा रहा है। क्या 90,000 नहीं मिले उसने, देख लो, क्या दिन हो गए, 2 दिन बैठा रहा। मतलब यह हुआ, देखिए, ट्रांसफर जितना मर्जी करवा लो, RTGS जितना मर्जी करवा लो, गूगल पे जितना मर्जी करवा लो, चेक से जितना मर्जी करवा लो, इधर से इधर जितना मर्जी डिजिट घुमा लो, लेकिन पैसा नहीं है बैंकों के पास। इन्होंने इतना लोन बांट दिया है, पूरी इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली है, सारे संसाधन हमारे बिकने वाले हैं, सब कुछ जाने वाला है। अगर पूंजी कोई बचेगी तो सोना बचेगा और जमीन बचेगी, और जमीन के ऊपर इनकी नजर है, तगड़ी नजर है। सोना भी नहीं है असल में, तो क्योंकि सोने के लिए तो एक दिन आदेश आएगा। अभी अभी इन्होंने बोल दिया हॉलमार्क का लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा भाई हॉलमार्क का सोना? मतलब जबरदस्ती है, खाम खाई, क्योंकि ये देख रहे हैं कि हर आदमी के पास कितना सोना है। अगर सोने की लिमिट लगा दी, फसल की लिमिट लगा रहे हैं, पानी की लिमिट लगा रहे हैं, ट्यूबवेल की लिमिट लगा रहे हैं, बिजली की लिमिट लगा रहे हैं, आपके जीवन की हर चीज की लिमिट लगाते जा रहे हैं, और हम चुप हैं। हर आदमी को मजबूर किया जा रहा है। अभी सिलेंडर छोटा कर देंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि रोज रोज सिलेंडर ठाना पड़े। 10 किलो के सिलेंडर में कुछ आता नहीं, उतना नहीं, 8 किलो के में, 6 किलो के में, तो वो आपको मजबूरी हो जाएगी आपके घर के अंदर पाइप लगवाना। और पाइप किसकी आ रही है? सारी गैस अडानी के पास है। तो जिस दिन अडानी साहब कह देंगे कि आज खाना नहीं बनेगा, उस दिन नहीं बनेगा। क्यों जी? जब इन्होंने आपकी सारी सर्विस बंद करके इन्होंने देखी है, टेस्टिंग किया है इन्होंने, आपको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं जाने देंगे, बस में आपकी हाजिरी नहीं लग सकती, आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं निकल सकती, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाकर देखी है इन्होंने, और तब चुप थे, चुपचाप। क्या करा, सरकार कर दे है। इतने नपुंसक हो चुका है भारत कि मतलब भारत के लोग मतलब कि बोल ही नहीं सकते। उसकी औलाद के ऊपर उसके सामने अटैक हो रहा है। उसकी जो ये आशा वर्कर उस मां बाप से पूछे बिना डॉक्टर उसको पहला इंजेक्शन ठोक रहा है, पूछे बिना। ये तो लाड़ ही है जी। किसने कहा भाई? वो इसका ये CMO सोनीपत के CMO का बयान आया था, याद हो अगर आपको, पिछले साल, कि बच्चे को अस्पताल से छुट्टी ही नहीं मिलेगी अगर उसने सारे के सारे वो इंजेक्शंस नहीं लगवाए हैं तो पैदा होने के बाद वाले। ये कौन सा तरीका भाई? मतलब वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर देंगे।
और हम चुप बैठे रहेंगे। अगर हम थोड़े हुए तो हमको चुप बैठना पड़ेगा, घुट घुट कर मरना पड़ेगा। और अगर हमने अपनी संख्या नहीं बढ़ाई तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर हमने बढ़ा दी, क्योंकि बोलने वाले आदमी जैसे अगर मान लो हम लोग बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से तो पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, हम ज्यादा दिनों तक नहीं दौड़ पाएंगे। ज्यादा दिनों तक एक ABCD कितने दिन तक पढ़ाते रहोगे यार हम? अगली क्लास में जान दो, ABCD बोलने वाले और मास्टर और बालक नए तैयार करने पड़ेंगे। ये बेसिक लेवल पर आप लोगों को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है। और ये इतनी लेवल पर जानी पड़ेगी कि हर गांव में जनता सरकार मोर्चा के 11 आदमियों की कमेटी होगी जो तय करेगी कि हम चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हमारी सरकार रहेगी परमानेंट। हम जो चाहेंगे गांव में सरपंच वही करेगा, हम जो चाहेंगे। और हम कौन क्या चाहेंगे? हमारा एक ही चाहना है, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चारों चीजों से संबंधित निर्णय गांव लेगा। मतलब 11 आदमी चौधरी नहीं होंगे, 11 आदमी तो गांव ही बताएगा कि ये छोरे ठीक है भाई, हम बताएंगे। अभी क्या हो रहा है, डिबेट खत्म कर दिया इन्होंने कि एक कानून लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में केवल सत्ता पक्ष बोल रहा है और विपक्ष को इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है बोलने की। कहां से? वहीं ऊपर से, इंग्लैंड से, इजराइल से परमिशन नहीं है सत्ता को, विपक्ष को बोलने की। उसको इतनी इजाजत है कि विरोध में तुम वॉकआउट कर जाओ, तुम बाहर निकल जाओ। तो पब्लिक को तो विरोध दिखाई देगा, लेकिन पब्लिक को उसकी दूसरी कमियां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि कमियां बताओगे तभी तो दूसरा पहलू नजर आएगा ना आपको, तभी आप उसके ऊपर सफाई दोगे, तभी आप उसमें इंप्रूवमेंट करोगे। इसलिए ये लोग पूरा खेल खेल रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा ने यह तय किया है कि जैसे सुशील भाई कह रहे थे कि भाई हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि उनका यह अर्थ नहीं था कि चुनाव वो लड़ेंगे, और उनका यह भी अर्थ नहीं था कि चुनाव देवेंद्र लड़ेगा। उसका यह अर्थ था कि कल को जनता सरकार मोर्चा अपना पॉलिटिकल विजन देगा, देना पड़ेगा, मजबूरी है ना। अभी नवंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000, मतलब वो ज्यादा तो लिमिट ही नहीं है, 10 से 20 के बीच का टारगेट हमारा है कि मिनिमम 10,000 लोगों की हम एक सभा करें। 10,000 लोग अगर हमने बिना किसी से पैसा लेकर के बांटे बिना, मतलब दारू के पैसे, खाने के पैसे, रास्ते के पैसे, दिहाड़ी के पैसे, इनके बिना अगर हमने 10,000 समझे हुए लोग बुला लिए, एक भी आदमी हमने दिहाड़ी पे नहीं बुलाना। अगर समझा सकते हो तो ठीक है, नहीं समझा सकते तो हम स्लो चल लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमको सत्ता नहीं भोगनी है, हमको सरकार नहीं बनानी है, लेकिन हमको वो सरकार जरूर बनानी है जो सरकार लोगों को असलियत में जनता को यह एहसास कराए कि जनता ही तो वो विजन देने के लिए अपने को इतना जागृत करना पड़ेगा लोगों को, गांव गांव जाकर के, कि गांव को इतना हिम्मत होनी चाहिए कि जैसे सुशील ने 1 मिनट से पहले फोन कर दिया SDO को कि तू ये क्या कर रहा है, याद है आपको? मैं आपको वो वीडियो मेरे उस पर भी पड़ी हुई है, सुशील भाई के भी फेसबुक पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे भी पड़ी है, जिसमें SDO को उसके दफ्तर में बैठ के ये कह रहा है, नौकर है, नौकर की तरह बात कर, नौकर की तरह बिहेव कर, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। ये हिम्मत चाहिए अपने को हर गांव के अंदर कि DC को भी ये बोल सके कि मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, जो गाड़ी चल रही है ना, जितने नौकर मिल रहे हैं, जितनी 2 एकड़ की जमीन, 3 एकड़ की, 5 एकड़ की कोठी में बैठा है, वो मेरी सेवा के लिए और मेरे पैसे से बैठा है। ये हिम्मत देनी है अपने को, और ये हिम्मत तब आएगी जब हम लोग थोड़ी सी दिखेगा कि यार 4 मानस हैं इसके साथ है, उसको तब आएगी। मेरे को तो आपसे ही बहुत है, समझ गए ना? मेरे को तो आपसे ही मिल जाएगी इतनी हिम्मत बोलने की, हम तो किसी को भी बोल देंगे, आपको हमसे मिल जाएगी, लेकिन जो गांव का आदमी है, आम जो इंसान है, उसको नहीं मिलेगी इससे हिम्मत, उसको आपकी संख्या देखकर मिलेगी। उसके पास कोई वो तो नहीं देगा के हैं या 4 छोरे फिरा हैं धक्के खाने, तो कह देंगे, कभी भी कह देंगे। अगर हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया तो हम लोग इसी रास्ते चलते रहे तो साल भर के बाद, 2 साल भर के बाद वो यूं भी तो कहना शुरू कर देंगे तुमने क्या कर लिया, क्योंकि फिर उनको लॉकडाउन हटाना छोटा दिखने लग जाएगा। जो वैक्सीनेशन पे जो हुआ, मतलब अभी कहीं पर नहीं चल रहा है ना, सबको मालूम है कि ये जनता सरकार मोर्चा की बदौलत है, सबको मालूम है ये, लेकिन वो उनको छोटा दिखने लग जाएगा, उनकी मेमोरी से पीछे चला जाएगा, जो हमने नहीं जाने देना, जो उनको रोज एक नया
हम विजन कैसे दें कि तुम अपने बच्चों की एजुकेशन पे कैसे काम करो, तुम अपने बच्चों की हेल्थ पे कैसे काम करो, तुम अपने सामाजिक दायित्व कैसे निभाओ, तुम अपनी खेती को ठीक कैसे करो, इसके ऊपर योद्धा तैयार करना पड़ेगा। और वो योद्धा तैयार करने की प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। 1000 लोगों से बात करोगे तो मुश्किल से 5 योद्धा आएंगे निकल करके। 1000 लोगों से बात करने के बाद 5 निकल आए तो बहुत बढ़िया है। आप ये इतने सारे लोग यहां बैठे हुए ना, ये ऐसे नहीं है कि हम गए थे आप आ गए। इतने लोगों से बात करी थी तब जाके आप लोग इतने लोग निकल के आए हैं कि घर से अपने आप आ रहे हैं। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि भाई कल को हमें अगर जनता सरकार मोर्चा का पॉलिटिकल विजन देना पड़े तो एक बात अपने दिमाग में फिट करके रखिए, जो कुलदीप भाई बोल रहा था कि अगर कभी कोई किसी साथी का अपना फेस नजर आता है, जैसे हम मीम्स बनाते हैं, हम लोग मीम्स बना रहे हैं, तो हमने क्या किया है, हमने उनको यही बोला है कि ग्रुप में आपको यही डालना है कि एक आदमी को चेहरा बनाना ही नहीं है, हमारे पास हर जिले में 5 चेहरे कम से कम होने चाहिए, है ना। मतलब उनको हाउस अरेस्ट करने के लिए भी इतनी फोर्स की जरूरत पड़े जब कल को अगर हम कोई बड़ा ऐलान कर दे तो वो जो 5 चेहरे, जो बड़े चेहरे बनाने हैं, वो चेहरे ऐसे नहीं बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे कि जो साथी अपना तप कर रहे हैं उनको, वो जो समाज में जा रहे हैं, पहले तो समाज ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। और फिर जहां मेरी फेसबुक पे मेरा फोटो लगा हुआ है, मान लो खच्चर के सामने या मोगली के सामने, तो वो अपना लगा ले, दूसरा साथी अपना लगा ले, आप अपना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात आप। मतलब उसको ये नहीं मान के चलना कि इसी एक चेहरे को प्रमोट करना है, किसी एक फेस को, किसी को भी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फेस को भी प्रमोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। और ये होना चाहिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खुद से अपने आप से निकल के आए। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर हम नवंबर के अंदर, नवंबर का जो दूसरा शनिवार और एतवार, उसमें से एक दिन चूज करना है। अभी नवंबर की तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। नवंबर में 10,000 से ज्यादा लोग अगर हम खड़े करते हैं तो उस दिन का टारगेट यह है कि हर जिले से जो जागृत जो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पर लड़ने वाले पत्रकार हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपने को नहीं दिखाएगी, और ये मान करके चलिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको भी फेस बनाने लगे, समझ लेना अब वो भरोसे लायक नहीं बचा। मतलब अगर मैं को भी वो अगर बुलाते हैं और मीठी मीठी बात करते हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जब मीठी मीठी बात करने लगे तो उसका सीधा मतलब ये है कि अब वो उनके जाल में या तो फंस चुका है या वो फंसाने की कोशिश में है। तो उस टाइम के लिए अपने को अपनी अगली लेयर और अगली लेयर तैयार करनी पड़ेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया बुलाएगी ही उसको जिसका फेस उनको चमकाना है। जैसे ही हम लोग तथ्य की बात करने लगेंगे, जैसे ही हम सीधी बात करने लगेंगे, सीधी कड़क, मतलब देखो अभी हमने 50 मुद्दे बोले, उनमें से कोई एक मुद्दा उठा के घूम रहा है, उससे उनको कोई खतरा नहीं है। अगर किसान एमएसपी की कानून की गारंटी पे बात कर रहा है, वो किसान अगर केवल एमएसपी की गारंटी की बात कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हीरो बना देगी। लेकिन अगर वो किसान पूरे जो यूएन यूनाइटेड नेशंस के साथ जितनी संधियां हुई हैं, सब्सिडी के ऊपर वैसे बोलने लगे और बताने लगे कि ये गेम प्लान है, लोगों को जैसे ही मीडिया में जाकर के जैसे वो बताने लगे कि ये पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर है, उसी दिन उसको बुलाना बंद कर देंगे। क्योंकि मीडिया उन्होंने आपके लिए नहीं बनाई हुई है, मीडिया उन्हीं की है। कोई भी देख लोगे मीडिया का कौन आदमी है, मीडिया का वो आदमी है जो राजा के बराबर बैठे वाली गद्दी है, ये मीडिया का मेन हेड है। तो वो ये देखने के लिए सारा गेम प्लान है मीडिया का कि देश में, समाज में कहां क्या हो रहा है, कहां कौन उठ रहा है। कल को आप लोग उठते दिखाई दोगे, मीडिया के आदमी आपको अप्रोच करेंगे, मीडिया के जरिए दूसरे लोग अप्रोच। नेताजी आपको कैसे मिलेंगे? नेताजी आपके पास आना चाहते हैं तो किससे आएंगे? जब आप चमकोगे तभी, चमकोगे मीडिया में। चमक गए मीडिया जी, आप नेताजी आ गए, नेताजी ने देखा आप जाल में नहीं फंसे तो मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन चमका और फिर वो कहीं दिखाई नहीं, क्योंकि असली क्रांति करने वाले लोगों की क्रांति बुझती क्यों है? क्योंकि वो उस चाल को नहीं समझ पाते, वो सच्चाई पर अडिग रहते हैं। सच्चाई पर अडिग रहते रहते अचानक से एकदम से डाउनफॉल कोई देखना ही बंद कर देते हैं, उसको दिखाना ही बंद कर देते हैं। दिखेगा नहीं तो उसको पता ही नहीं है, उसको लगेगा कि समाज जो है वो स्वार्थी है। ऐसा नहीं है,
तो जो पॉलिटिकल विजन हमको देना है, हमारा टारगेट है कि गांव से हम लोग अपने कैंडिडेट निकाल के लेकर के आए। आप में से किस किस को हमारा पॉलिटिकल विजन क्लियर है अभी तक? हाथ खड़ा करेंगे। जिसको नहीं है, आप चाहेंगे मैं इसके ऊपर थोड़ी सी 5 मिनट लगा दूं, मैं क्योंकि समापन की दिशा में हम सोच रहे हैं, बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए। हम पॉलिटिकल विजन क्या है हमारा कि जनता ही सरकार है। 2 बातें होंगी जब 10,000 लोग सामने होंगे, 20,000 लोग सामने होंगे, सारे यूट्यूबर उसको दिखा रहे होंगे, पूरे हरियाणा में 3 महीने प्रचार चल चुका होगा, आईटी टीम पूरी धड़ाधड़ जनता सरकार मोर्चा, जनता सरकार मोर्चा। एक तो हमारे नाम में ही 200 सरकार है, एक जनता एक सरकार, इसी से लोगों को लगता है ये पार्टी वाले लोग हैं। दूसरा, जनता ही सरकार है जब हम करते हैं, तो मान लो हम ये कहते हैं वहां से, जब हर आदमी सुन रहा है पूरे हरियाणा का, और हम ये कह दें कि 5 आदमी हम अपने गांव से दे दो आप हमको, 5 एमएलए जिसको देखना चाहते हो, एक एससी, एक ओबीसी, एक महिला, एक 2 जर्नल, 5 हो गए। हमें नहीं पता ना वो रिजर्व आएगी सीट, ओबीसी आएगी, एससी आएगी, महिला आएगी, तो हमारे पास 5 हो गए। इन 5 की बेसिक क्राइटेरिया क्या है? एक तो भाईचारे में उसका व्यवहार खराब ना हो, दूसरा उसके परिवार खानदान में कोई कैरेक्टर का दाग ना हो। आरोप चलेगा क्योंकि गांव को मालूम होता है कि यह आरोप झूठा है कि सच्चा है, गांव को मालूम होता है, ठीक है ना सर। कानून की भाषा हम नहीं बोलते क्योंकि कानून आपके लिए है नहीं, कानून इन्होंने अपनी रक्षा के लिए बना रखा है। आईपीसी कब आई थी? 1860 में। 1857 में क्रांति हुई, 1860 में आईपीसी आई और 1861 में पुलिस का कानून आया। आप समझ जाओ, कोर्ट कौन लेकर आए? अंग्रेज लेकर आए। आज तक वो भाषा नहीं बदली अंग्रेजों की। और इंग्लिश के ऊपर जितनी रिसर्च करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो राक्षसों की, ये तो दैत्यों की वो है, मतलब दानवों की भाषा है। तो उसके ऊपर तो बाद में चर्चा करेंगे। मेन बात यह है कि हमने बोला 5 अपने एमएलए दो। एक हलके में अगर 60 गांव हैं, टोटल कितने एमएलए हो गए हमारे पास? 60 गांवों में 300 एमएलए हो गए। एक हलके में 300 एमएलए। पहली लाइन पे ही ताला लग गया विरोधियों के ऊपर। जो विरोधी आपको बोलता है ऑप्शन क्या है, पहली लाइन, तुम्हारी वोट कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं चुनती। दूसरी बात, तुम कहते हो ऑप्शन क्या है, ये गांव के भेजे हुए 300 लोग। अब इन 300 लोगों को पूरा षड्यंत्र समझाया जाए, यूनाइटेड नेशंस का गेम समझाया जाए, सारी संधियां डिटेल में चर्चा की जाएं, सारी व्यवस्था के ऊपर बात हो, दिनचर्या के ऊपर, उसके अधिकारों के ऊपर, संविधान में अधिकार जो जनता को मिले हैं वो, उसकी ताकत कहां से शुरू होती है, कौन सी सड़क से शुरू होती है, कहां तक वो बना सकता है, कितना रुपया उसको साल में मिलता है, कितना फंड मिलता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी बहुत पैसा मिलता है, कितना क्या कुछ मिलता है, वो सब कुछ पूरा का पूरा अगर उसको चुनाव से पहले ट्रेनिंग दे दिया जाए कि तुमको इन समस्याओं के समाधान कैसे करने हैं, 300 के 300 को दी जा सकती है। अगर हमारे पास लोग हैं तो कुछ भी किया जा सकता है, आदमी है तो कुछ भी किया जा सकता है। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर जनता सरकार मोर्चा अपने नेता नहीं चुनेगा, असलियत में प्रतिनिधि चुनना चाहता है, तो जनता सरकार मोर्चा उस दिन फिर सीट नहीं बांटेगा, फिर जनता सरकार मोर्चा नौकरी निकालेगा। भाई अपना थीम देखो ना, क्या इसमें नेताजी तो हड़ में जुड़ रहे हैं और किसान पाछे से सांटा ले रहा है। हमारा लोगों में यह है कि नेताजी को आगे आगे पेल के रखना है, और आगे आगे पेल के रखने के लिए समझ होनी चाहिए, और नेताजी के बराबर की समझ का आदमी उसको पेल सकता है। तो हमने नेताजी 300 में से एक ही बनेगा ना नेताजी, तो 299 उसको पेलने के लिए सांटा हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि सेम स्कूल से निकल के आए हैं, है कि नहीं? इसमें कोई चक्कर नहीं। और 300 में से भी हमने तो कहा भी गांव के बालक है ना 300 के 300, हमने तो सेलेक्ट नहीं करे, देवेंद्र बलारा ने तो सेलेक्ट नहीं करा। और अगर 300 लोगों को आज के टाइम पे देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर से किसी की काबिलियत का पता नहीं चलता, लेकिन चूंकि वो ट्रेंड है,
बोलने में भी ट्रेंड है, समस्याएं भी जानते हैं, समाधान भी जानते हैं, उनको सारा कुछ दिया जा चुका है। तो अब हमको 300 में से एक छांटने का तरीका ढूंढना है। आप पर्ची से छांटोगे, आप किसी छोटे बालक को उसका नाम निकलवाओगे पर्ची पे, आप उसका पेपर लेओगे, आप उसको कैसे छांटोगे? जात के नाम पे नहीं छांटांगे, धर्म के नाम पे नहीं छांटांगे, गांव में कितने वोट हैं इसके नाम पे नहीं छांटेंगे, काबिलियत के नाम पे। अगर 300 बालकों का पेपर होकर के अगर पहले नंबर पे आने वाले बच्चे का कैंडिडेट बना दे तो क्या नुकसान है? हाँ जी, किसका नुकसान है? एक सिंगल आदमी का भी नुकसान नहीं, क्योंकि उसको उस टाइम पे ट्रेनिंग के दौरान बताया जा चुका है हर बच्चे को रोजगार गांव में संभव है। उसको ट्रेनिंग के दौरान बताया जा चुका है कि गांव के अंदर बिना दवाई के, बिना अस्पताल के स्वस्थ रहना संभव है। उसको बताया जा चुका है कि गांव के लिए हमको कैसे कानून पास करने हैं, कैसे हमें अपने प्रश्न लगाने हैं, कैसे हमको अपनी बात कहनी, उसको सब कुछ वहां ट्रेनिंग के दौरान बता। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई संगठन, कोई आदमी ट्रेनिंग देकर वहां नहीं भेजता। जेबीटी लगना हो तो ट्रेनिंग होती है 2 साल की, मास्टर लगना हो तो ट्रेनिंग होती है, कनेक्टर लगना हो, ड्राइवर लगना हो, डीसी लगना हो, मतलब चपड़ासी भी लगना हो तो ट्रेनिंग होती है। और जिसने पॉलिसी बनानी है वो बिना ट्रेंड करे हुए आदमी गधे जाते हैं वहां पर, फिर उन गधों का हिसाब करें। तो जनता सरकार मोर्चा अगर ये कह दे और ये ऐलान कर दे उस दिन नवंबर के अंदर कि भाई नौकरी काटिए 400, 90 एमएलए, 10 पार्लियामेंट के मेंबर और एक उनका पीए, एक उनका पॉलिटिकल एडवाइजर, एक उनका मीडिया एडवाइजर और एक उनका कंप्यूटर पे काम करने वाला, तो 400 ये लोग हो गए और 100 वो लोग हो गए। 500 पोस्ट निकालेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं लाखों लोगों के आवेदन आएंगे। हमने गांव से 5 मांगे हैं, हमारे पास 27,000 समझे हुआ युवा उसी दिन हो जाएंगे। तो जैसा मर्जी निर्माण कर लो उनका, क्योंकि वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार युवा हैं, ऐसे ही लोग नहीं निकल के आएंगे। तो मैं आपको ये कहता हूं कि यदि ऐसा किया जाए, क्या ये संभव है? प्रैक्टिकल है? कदे मैं सपने में हो रहा हूं, प्रैक्टिकल है और एक्चुअली प्रैक्टिकल है ये। और हम लोग अगर आखिर में, अब हमारा काम क्या बचता है? ये 100% होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आज की समाज की सबसे बड़ी समस्या एक है कि समाज में निराशा इतनी बढ़ चुकी है भाई साहब, रिश्ते टूटने के कगार पर हैं। ना भाई बहन के रिश्ते का कुछ बचा है, ना माँ बाप के रिश्ते का कुछ बचा है, ना अध्यापक शिष्य के रिश्ते का कुछ बचा है, ना समाज में भाईचारे का कुछ बचा है। और लोगों में इतनी निराशा है कि उनको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूं, आज मैं अपने आप के ऊपर बड़े मतलब अच्छा लगता है ये बात सोच करके कि जब हम जाते हैं तो आज गांव का हर आदमी जो भी हमको मिलता है और जो जानता है वो ये कहता है भाई ये छोरे कुछ न कुछ तो करेंगे पक्का। ये उम्मीद, ये छोटी बात नहीं है। आज की इतनी तानाशाह लोगों के, मतलब इतना बुरी हालत के अंदर भी, कर्जे में दबे हुए लोग भी अगर हमको ये कहते हैं कि ये छोरे कुछ ना कुछ करेंगे, तो इतनी उम्मीद जगती है कि आप रियल में ले मरांगे इन्हें। और मुझे ये लगता है कि 24 के चुनाव से पहले हमने अगर लोगों को इतना उत्साहित कर दिया कि मालिक हम हैं, तो आप इनको खदेड़ सकते हैं। फिर आप एक चीज सोचो, हमने केवल लोगों को ये समझ देनी है कि पार्टी कोई सी आओ, एमएलए कोई चुने, मालिक हम होंगे, निर्णय हमसे पूछ कर लिया जाएगा। ऐसा अरेंजमेंट जनता सरकार मोर्चा करेगा। फिर हमारा कैंडिडेट हारने में भी हमारी जीत है कि नहीं? और एक बात समझिए, कोई एमएलए अगर पैसे लेकर के उद्योगपतियों के चुनाव लड़ेगा, बनेगा, और कोई एमपी अगर उद्योगपतियों के चुनाव पैसे लेकर लड़ेगा, तो भाई साहब उनके लिए पॉलिसी बनाएगा। और जब हम कहेंगे जनता सरकार मोर्चा में कि जो फर्स्ट आया है कैंडिडेट, ना वो अपने घर से गाड़ी लगाएगा, ना वो अपने घर से एक पैसा खर्च करेगा, उसका सारा पैसा जनता देगी। जब जनता ने पैसा दिया है तो जनता हिसाब मांगने के लिए हकदार हो जाएगी। आज जनता हिसाब इसलिए नहीं मांग सकती क्योंकि उसने 500 रुपये में वोट दी थी, उसने 5000 में वोट दी थी, उसने साड़ी में वोट दी थी, उसने कंबल में वोट दी थी, उसने अपने बेटे की नौकरी के चक्कर में पब्लिक का बेवकूफ बनाया था, क्योंकि वो अपना चरित्र गिरा करके, अपनी आत्मा को गिराकर उस आदमी के साथ लगी थी, इसलिए वो हिसाब नहीं मांग सकती। लेकिन जिस दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने
आपने खून पसीने से सींचा है जनता सरकार मोर्चा को, आप अपने घर से उठ के आए हो, हमने आपको कुछ नहीं दिया है आज तक गालियां सुनने के अलावा। हमारे साथ लगा हुआ आदमी शुरू में तो गालियां ही खाई हैं उसने, और आप लोग भी अगर डट के हमारे साथ हैं तो आप हमसे हिसाब मांग सकते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है हमारे ऊपर। इसी प्रकार से जो जनता उनको वहां तक पहुंचाएगी, वो जनता के पास 300 योद्धा हैं उसको उतारने के लिए। हमारे पास सब कुछ होगा, समझ हो गई तो समाधान हो गया। चक्कर समझ में है कि पब्लिक को यही समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, और वो आपकी तरफ 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको आज यहां पर ऑन रिकॉर्ड, कि वो आपसे पूछने वाली है कहां जाएं। उस दिन आप भाग नहीं सकते। अगर आप भाग गए कि मैं क्या बताऊं किसको वोट दूं, तो आप उसी अंधे कुएं में डालोगे। अगर आप कहोगे मैं चुनाव लड़ूं, तो फिर आपका अपना स्वार्थ घुस गया, फिर आपकी देश सेवा कहां चलेगी। हम ये कहते हैं कि भाई साहब मेरी गारंटी कोई ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम अपना आदमी तैयार करेंगे, तैयार किए हुए आदमी की गारंटी तो आप ले सकते हैं ना, निर्माण किए हुए आदमी की तो गारंटी ले ही सकते हैं ना। और जब गारंटीड लोग वहां जाएंगे तो देश की आज़ादी गारंटीड होगी, और यही मकसद है अपना, इसी दिशा में अपने को काम करना है। तो आज के इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस अगली रूपरेखा को आप तक पहुंचाना था। दूसरे नंबर पर हम लोग जिला वाइज वो लोग तैयार करने वाले हैं जो केसेस को लेने वाले हैं अपने अपने जिले के लोगों को। अधिकृत तरीके से करना पड़ेगा हमको, नहीं तो कोई भी पैसे मांगने लग जाएगा किसी से भी। ये अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि कोई भी बंदा अगर कर्जे में डूबा हुआ है, जो रूपरेखा हमने बनाई है वो ये है, अगर किसी का कर्जा 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक है और वो गरीब किसान है, नहीं दे पा रहा है, उसके पास जुगाड़ नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग भी जोर लगा सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि उसको बेवकूफ़ी ना लगे, इससे कुछ अमाउंट लेनी है बस, थोड़ी बहुत। वो जैसा आप लोगों, क्योंकि आपके जानकार हैं तो आपको मालूम है कि इसका 1000 रुपये भी देने का बेवत नहीं। एक आध आदमी ऐसा होता है जो मतलब होता तो है लेकिन देना नहीं चाहता, उसके लिए मिनिमम 5000 रखा है। मिनिमम 5000 से स्टार्ट करो। उसके कागज क्योंकि कोई भी वकील लेता है वो इसलिए है क्योंकि वो जनता के ही काम आना है, किसी के घर नहीं जाएगा ये पैसा। हमारे वर्मा जी पिछले 18 साल से लगे हुए हैं, कई 100 करोड़ रुपए की जमीन की नीलामी वो रुकवा चुके हैं, करोड़ों रुपए के मकान, करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियों की नीलामियां रुकवा चुके हैं। उन्होंने किसी से भी पैसा लेकर अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया आज तक। अब जब लीडर नहीं ले रहा है तो फिर हम लोगों के लेने की फिर हिम्मत है ही नहीं, और जो लेगा हम में से वो भाग जाएगा अपने आप ही तोड़ के, क्योंकि उसको भागना पड़ेगा, उसका लात तो मारनी पड़ेगी ना। फिर जो भी लेगा, जो भी अपना व्यक्तिगत फायदा इससे निकालना चाहेगा वो निकलेगा, उसको दफा करेंगे। तो समाज के लिए ही वो पैसा सारा का सारा इस्तेमाल होने वाला है, कोई उसमें व्यक्तिगत किसी का लाभ नहीं, वो और लोगों के लिए तैयार होगा। पूरा गांव अगर कर्ज मुक्त करना चाहते हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पूरा गांव A to Z पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक अगर कर्ज मुक्त करना है तो गांव के ही युवाओं को तैयार करेंगे, और किसी गांव के आदमी का 1 रुपया नहीं लेना हमने जनता सरकार मोर्चा, वो गांव में रह जाएगा सारा पैसा, यो भी सोचा है। अगर पूरा गांव तैयार नहीं है, गांव के 10 लोग तैयार हैं, 20 लोग तैयार हैं, तो उनसे उनके लोन के हिसाब से वो पेमेंट तय कर देंगे अपने आप ही। वो वर्मा जी की टीम तय करती है कि इतना पैसा इसका बनता है, वो उसी हिसाब से, उसने सारे पैसे शुरू में नहीं देने हैं, समझ गए ना। हमने रखा इसका मैक्सिमम लिमिट रखी है 10% की, कि अगर किसी का लोन 10 लाख का है तो उसे मात्र 1 लाख रुपया देना है, लेकिन 1 लाख रुपया शुरू में नहीं देना है। 1 लाख रुपया देना होता तो किस्तें नहीं बरदंदा उस पर, तो है ना। अभी तो केवल वो राहत ले ले, तेरे पास कोई नहीं आता। अब 2 महीने 3 महीने जब तेरे को तसल्ली हो जाए कि अब तेरे पास बैंक वाले नहीं आने वाले और तेरा पैसा भी बच गया, बोदरेशन बच गई, खुले दिमाग से अब तो अपना काम कर सके, अपने बिजनेस पे, अपने काम धंधे पे लग सके, तो कमा के थोड़े थोड़े अपने, जैसे आज मीटिंग हुई, दान स्वरूप थोड़ा थोड़ा देता रहे, जैसे और खर्चे हुए दान स्वरूप देता रहे अपने आप। 10% मैक्सिमम है, वहां जाके आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी। हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है ना ये तो ये हमने तय किया है। इस तरीके से आप अपने लोगों से बात कीजिए। सुनील भाई का नंबर आपके पास है, मेरा नंबर तो इन्हें खोज लिया, इन्हें VIP नंबर चाहिए था भाई जिसमें आसान हो याद करना, तो भाई मैं कहा ठीक है, यू ले लो, सर्कुलेट हो रहा है। मिस कॉल के लिए मेरे वाला नंबर है, कल से चालू हो जाएगा। कोई भी आदमी अपने से जुड़ने के लिए अगर करेगा, अपने उस पर डाल दो कि इस नंबर से जुड़ो, मिस कॉल, और अपना मैं दूसरा नंबर ले लूँगा, अपने साथियों में दूसरा नंबर सर्कुलेट हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। और
नवंबर की मीटिंग के लिए तैयारी कर लो, जितना भी आप जितना भी जोर लगा सकते हो, क्योंकि मेरे लिए इतना पता है, मुझे 2024 में चुनाव है, मई में लोकसभा का चुनाव होने के चांस हैं, ये पहले भी करवा सकते हैं, और उससे 6 महीने पहले जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर यूएपीए लगने वाला है। आप में से किसी ने यूपीएसएसएफ का नाम सुना है? मैं यूपी वाले जाने, बस सहारनपुर वाले जाने। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक पुलिस बनाई है मोगली जी ने, मोगली जी के योगी भोगी जी ने। वो क्या कहते हैं कि अब हमने एक ऐसी फोर्स बनाई है जिसको आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, और अगर वो उस फोर्स का अफसर ये कहता है कि ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है, तो कोर्ट को जमानत नहीं देनी है, ये उसमें लिखा हुआ। कोई सुनवाई नहीं होगी, 6 महीने तक कोई भी जमानत नहीं होगी। तो अगर इसमें हमें इसको आप इमरजेंसी नहीं कहते हो तो फिर आप किसको इमरजेंसी कहोगे? आई डोंट नो। अब ये बन चुकी है फोर्स कदे वेन्यू को, और आज की नहीं बनी, 2018 की बनी हुई है। 18 में बनी थी, 17-18 में बनी थी। इसके जरिए योगी ने इस्तेमाल किया इस फोर्स को, मुसलमानों को टारगेट किया जानबूझकर, हवा बनाने के लिए। दूसरी पार्टी, जैसे मुलायम सिंह का कोई पाड़ा हुआ गुर्गा था कोई, और वो बड़ा दबंग हो गया था, उसको रगड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पब्लिक को लगा उसने अपने गुंडों को उसके अंदर नहीं लेके गए, वो गुंडागर्दी ऐसे ही चल रही है वहां। अब पहले जो है वो दूसरों के गुंडे थे, अब इनके गुंडे आ गए हैं सत्ता में, वो गेम वही चल रहा है। हफ्ता वैसे ही दे रहा है, दुकानदार वैसे ही हफ्ता दे रहा है, सिक्योरिटी के नाम पे बाकी लोग पैसे वैसे ही दे रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, व्यवस्था में कोई तब्दीली नहीं है, केवल हफ्ता लेने वाले बदले हैं। उसका इस्तेमाल किया ये हवा बनाने के लिए कि इन्होंने इनको रगड़ दिया। असलियत में तो रगड़ा कौन जा रहा है भाई? कर्जे में कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? रिश्ते किसके टूट रहे हैं? हिंदू के टूट रहे कि मुसलमान के टूट रहे? समाज किसका बर्बाद हो रहा है? बेरोजगार किसके बच्चे हैं? मर कौन रहा है अस्पतालों में गलत इलाज से? और जो ये वैक्सीनेशन लगाई थी, किसको लगाई थी सबसे ज्यादा? भाई साहब, समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा हमको। अगर कोई आदमी एक जात की बात करता है, एक धर्म की बात करता है, अगर वो एक समाज के किसी एक अंग की बात करता है, वो वैसे ही है जैसे मैं आपको कहूं कि मेरी उंगलियां काट दो, बाकी बचा रहे। कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से काटा जाए तो वो मेरा शरीर का अंग है भाई। या तो आपने ऐसे कानून बनाए होते कि भाई कोई गलत नहीं कर सकता या कोई घुस नहीं सकता देश के अंदर, और अगर कोई देश में घुस गया है और अगर आपका कानून उसको नागरिकता देता है, तो आपको वो कानून बनाना है कि यदि मैं कुछ गलती कर दूं, मैं किसी की बहू बेटी की तरफ गलत नजर से देखूं, मैं किसी को नाजायज मार दूं, मैं किसी को मतलब मार ही दूं, मतलब मैं कत्ल कर देता हूं, अगर मान लो मैं कोई ऐसा काम करता हूं, तो मुझे महीने भीतर सजा क्यों नहीं हो? वो व्यक्ति कत्ल करता है, जात कत्ल नहीं करती है, धर्म कत्ल नहीं करता है। जो व्यक्ति गलती करे उसको फटाफट महीने भीतर सजा दो, अगला आदमी करने से पहले 100 बार सोचेगा, चाहे वो कोई से धर्म का हो, कोई सी जात का हो, किसी भी संगठन का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो गलत नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इस्तेमाल किया इसका। अब ये पूरे देश में हो सकता है। फिर क्या करेंगे आप लोग? जैसे यूपीएसएसएफ की मैं बात कर रहा था और मैं आपको बता रहा था, चुनाव से पहले वो लोग इमरजेंसी की घोषणा करके लॉकडाउन लगाएंगे, 2000 मतलब किसी बीमारी के नाम पे करेंगे या दंगों के नाम पे करेंगे। जितने दंगे होते हैं पूरे देश के अंदर, आज तक एक भी दंगा ऐसा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के राज में हुआ हो, चाहे वो मुलायम के राज में हुआ हो, चाहे वो मोदी के राज में हुआ हो, जिसके राज में हुआ है, जिस भी स्टेट में हुआ है, हर दंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, कंट्रोल्ड दंगे होते हैं हमेशा। कभी भी दंगे पब्लिक नहीं करती है, हमेशा गुर्गे करते हैं, और वो उनको कहा जाता है ऐसा करने के लिए। पहले जो जहर भरा जाता है, आज के टाइम पे जो जहर भरा गया है, ये जहर को इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम पे। इसलिए आपके सामने बड़ी चुनौती आएगी। आपके नेतृत्व जितना भी है वो सारा नेतृत्व जेल में जाएगा।
जितने भी चेहरे आपके जनता सरकार मोर्चे के हैं, तब आपको क्या करना है, इसकी रणनीति पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपने लोग तैयार करने पड़ेंगे। मतलब ये मान के चलो कि वो चले गए, जेल में नहीं गए, क्रैश हो गया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गोली मार दी, क्या पता सड़क पे रोड रेज में कुछ हो गया, कुछ भी हो जाए, उस केस के लिए भी आपको तैयारी करनी है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि 2024 से पहले अगर इन्होंने इमरजेंसी लगाते हैं, जेलों में डालने का काम शुरू करते हैं, उससे पहले लोगों को उत्साहित कर देना है हमने, फिर लोग अपने आप संभाल लेंगे। किसान आंदोलन नेताओं ने नहीं चलाया, संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल नहीं चलाया भाई साहब, समझे ना। ये तो 28-29 जनवरी को जो वाकया बना था गाजीपुर बॉर्डर पे, उस दिन के वाकये के बाद लोग निकल के आए थे अपने आप अपने खर्चे पर घरों से, तब जाके आंदोलन बना था। और फिर उनके संयुक्त किसान मोर्चा वालों के पैरों के नीचे की जमीन निकलनी शुरू हो गई थी। अब क्या करें, पब्लिक तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हाई है। हम नहीं चाहते कि जनता सरकार मोर्चा के साथ ऐसे ही हालात आए कि जिस टाइम पब्लिक का सेंटिमेंट हमारे साथ हो और वो इशारे का इंतजार कर रही थी पब्लिक संयुक्त किसान मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा समझ लेता। भाई साहब जितने टॉप के लीडर्स हैं ना, चाहे मंजीत राय है, चाहे बलदेव सिरसा है, चाहे राकेश टिकैत है, चाहे चढ़ूनी है, चाहे मतलब ये उग्राहा है, सबको बैठ करके, मतलब और भी जितने नेता हैं, सबको बैठ करके समझाया था पूरा का पूरा षड्यंत्र ये कि आपके यहां से जाने के बाद क्या होने वाला है। ये नाम लेने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई नहीं बोला इन षड्यंत्रों के ऊपर, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं था कि पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, मीडिया क्या करेगी, आई डोंट नो। मतलब उनको खुद ही इतना बड़ा मटेरियल नहीं समझ आया और पब्लिक केवल इंतजार कर रही थी। अगर वो इस षड्यंत्र को बैठकर समझ लेते और कल को लड़ाई शुरू कर देते तो आज हम लोग इस टाइम भी हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में चल पड़े होते। बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं कहता हूं शायद उस आंदोलन ने हमको लड़ने की ऊर्जा दी, हमारी को हिम्मत दी। उस आंदोलन की हिम्मत की वजह से ही शायद हम लोग खड़े हो पाए, क्योंकि मैं आंदोलन में 13 के 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर परमानेंट था। टिकरी पर नहीं था तो किसी गांव में जाकर तीनों कानून समझाया करते थे हम। और जब हम इस पूरे के पूरे प्रकरण में थे तो लोग इतना हिम्मत तो आई गई थी कि अब आंदोलन अब हम अपने दम पर खड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग भी इतने जुड़ गए थे। वो लोग जो जिन किसानों के बीच हम जाया करते थे ना, यकीन मानिए वो केवल आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। आज की मीटिंग में हमने जानबूझकर उन लोगों को नहीं बुलाया, केवल अपने ग्रुप के लोगों को कॉल कराई है हमने, ओपन कॉल नहीं कराई है। जितने नंबर हमारे पास हैं 12,000 नंबर तो मेरे फोन में है अकेले में। अगर मैं अपनी वो इतनी मोटी कॉपी है जो मैंने प्रिंट आउट कर रखी है उससे गूगल कॉन्टैक्ट से, अगर जब अपने पास आईटी टीम हो जाएगी कॉल करने वाली, 1000 आदमी अगर हमारे पास कॉल करने वाले तैयार हो गए तो 12 कॉल करनी है एक आदमी ने, एक ही दिन में 12,000 लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा अपने, उसमें से भी आ जाएंगे 5-6 हज़ार आदमी तो अकेले आदमी के कॉन्टैक्ट नंबर से। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका, नवंबर में मैं वो बुलाने वाला हूं। मतलब नवंबर में अपनी पूरी ताकत झोंकनी है अपने को, समझ गए ना, पूरी ताकत, जितना जोर लग सकता है। और उस ताकत का एक ही काम है, हमने लोगों को उत्साह दे देना है और ये विजन दे देना है कि फिर वो आपसे पूछेंगे क्या करें। उससे पहले हमारे पास 7,000 गांवों के लिए 700 युवा कम से कम तैयार चाहिए हमको, कि एक आदमी को 10 गांव संभालने पड़े। कहां जाएगा भाई देवेंद्र आपके गांव में मीटिंग लेने के लिए? अभी नवंबर तक आप अपने अपने गांव में लोगों को बुला के मीटिंग करवा लो। हमारी नरेंद्र हो गया, सुशील भाई हो गए, नरेंद्र, अक्षय हो गया, सुनील हो गया, जो जिसको भी आपको जिसकी विचारधारा ज्यादा सूट करती है। भाई कोई आयुर्वेद पे काम कर रहा है कोई, तो उसके ज्यादा जानकार लोग कौन होंगे? जो उसके पास दवाइयां लेने आते हैं या इस पे चर्चा करने आते हैं, तो वो सुशील भाई को बुला लो, है कि नहीं? कोई दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हो और नहीं भी जानते हो तो भी आप बुला लो, किसी को भी, कोई से भी साथी को बुला लो, लेकिन मीटिंग्स करो। और अगर हमको नहीं बुलाना तो अपने ही जिले के दूसरे साथी को बुला लो, क्योंकि आपके गांव का आदमी आपकी कम सुनेगा, दूसरे की सुन लेगा, चाहे वो कोई भी हो दूसरा। सिर्फ बता दो भाई जनता सरकार मोर्चा का साथी है। और अपने पास तीनों ट्रेनिंग, ये 3 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद इतना मटेरियल तो है कि आप घंटा तो बोल ही सका कुछ भी। क्यों राजा भाई? तरफ से 5 घंटे बुला लो, है कि नहीं?
तो कहने का मतलब ये है, एक तो इसकी तैयारी अपने को जुट जाना है, अभी से ड्यूटीज आपको लेनी है तो आप ले लेंगे। डायरी में यहाँ छोड़ूंगा, बाहर कुछ जलपान का कुछ व्यवस्था की है, जितनी हम लोग कर पाए इस स्पैन में, आप लोग वो ग्रहण करके जरूर जाएंगे। और जो साथी हैं लोन वाले, जो साथी थे जिनको पर्सनली मिलना था वो बाद में मिलेंगे। आप सारे लोग जब जा चुके होंगे, जब सबसे मिल चुका हूँगा मैं उसके बाद जाऊँगा, बाकी साथी भी जो लोग हैं उसके बाद जाएंगे। कोई भी सवाल रहेगा व्यक्तिगत तो आप व्यक्तिगत तौर से पूछ लीजिएगा, आपके सवालों के जवाब दे करके जाएंगे। जिस भी तरह का आपको कोई भी तरह का हिसाब हमसे चाहिए, किसी भी तरह का अगर हमारी कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग कम रह गए, तो कोई गलती है अगर वो माफ़ी के लायक है तो उसको माफ़ अभी कर दीजिए, माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी के लायक नहीं है तो बताइए, उसकी क्या पनिशमेंट बनती है वो भी लेने को तैयार हैं। लेकिन समाज को अंधेरे कुएं में धकेलते हुए जाते हुए हम लोग नहीं देख सकते। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। दुनिया के लोग बाहर के साथ आए ना आए, थोड़े होंगे जल्दी खप जाएंगे, ज़्यादा होंगे परिवर्तन जल्दी कर देंगे। एकमात्र रास्ता यही बचा है हमको पास, तो हमारी अगली पीढ़ियों को बचाने का। हम नहीं देख सकते कि हमारी रोज़ की नई जनरेशन जो है वो रोज़ नई और नपुंसकता की तरफ बढ़ती जा रही है और हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी की इस तीसरी लड़ाई में, दूसरी लड़ाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आपसे अपेक्षा है कि आप इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे और दिन रात अपने समाज को जगाने की दिशा में थोड़े चल सकें तो थोड़ा चलिए, साइकिल से चल सके साधन नहीं है तो पड़ोस में जाइए, दूसरे गांव में चले जाइए, फ़ोन पर करिए, जैसे करिए लोगों को जगाना शुरू कीजिए। और जगाने से पहले जानकारियाँ लीजिए, जानकारियों के लिए अपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए। ज़्यादा बोल लिया मैं, इसके लिए माफ़ी, लेकिन फिर भी बात मैं रख पाया आप लोगों को विजन, क्योंकि क्लियर होना बड़ा ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा, ताकि आप लोग इस ऊर्जा को और मल्टीप्लाई कर सकें, इस उम्मीद में कि नवंबर से पहले हम ट्रेनिंग्स करेंगे और नवंबर में एक धमाकेदार शुरुआत व्यवस्था परिवर्तन की कर देंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।